दोस्तों और साथियों, अनजान लोगों की हमदर्दी भी कभी कभी जान की दुश्मन बन जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली सुनीता अक्सर परेशान रहा करती थी और उसकी परेशानी की वजह उसकी बीमार मां थी। अपनी मां को वो काफी जगह पर उसका इलाज करा करा करके थक चुकी थी। छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाती थी क्योंकि बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे जो जमा थे वो भी अपनी मां को छोटी मोटी जगहों पर दिखाने के बाद खत्म हो गए थे। अब वो परेशान रहती थी कि करे तो क्या करे, क्योंकि बाप का साया सर पर है नहीं था। काफी दिन पहले उसके बाप का देहांत हो चुका था। इस वजह से घर की जिम्मेदारी जो थी वो सुनीता के ऊपर ही थी। वैसे तो उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो अभी इतना छोटा था कि वो घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता था, काम धंधा करने के लायक नहीं था, वो अभी पढ़ रहा था। इसलिए सुनीता घर की जिम्मेदारियों और मां की बीमारी को लेकर के चिंता में रहती थी। एक दिन उसके मोबाइल पर एक मिस कॉल आती है। जब वो मिस कॉल वापस करती है तो पता लगा कि सोनी नाम की एक औरत है जिससे उसकी बात हो रही है। ये मिस कॉल की एक मुलाकात छोटी सी अब रोजाना बातों में बदल जाती है। सोनी और सुनीता की दोस्ती हो जाती है फोन पर, और सुनीता अपनी परेशानी सोनी को कह सुनाती है कि माँ बीमार है, हाथ में पैसा नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मैं सोचती हूँ कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो फिर मेरा काम बन जाता। तुम्हारी नज़र में कोई इस तरह का काम है जो मैं कर सकूँ? मेरे लिए कोई नौकरी तलाश कर दो लखनऊ में ही। सुमन और सोनी ये दो सहेलियां रहती थी लखनऊ में एक साथ। सोनी ने सुमन को ये बात बताई सुनीता के बारे में, तो अब वो उसको अपने पास बुलाने के लिए रजामंद कर लेती है। सुनीता से सोनी और सुमन कहती है कि तुम हमारी दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए हमदर्दी रखते हैं, इसलिए एक नौकरी है जिसमें तुम्हें 10-15 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। अगर ओवर टाइम करोगी तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आकर के देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे उन अनजान दोस्तों पर विश्वास कर लेती है। वो अनजान दोस्त जो उसकी बनी थी वो उसको हमदर्दी दिखा रही थी, उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन आगे चलकर उनकी ये हमदर्दी और मदद सुनीता के लिए कैसे जान की दुश्मन बन गई, कैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक आपके लिए मैं वीडियो लाया करता हूं। और वो वीडियो जो बनाता हूं, ये कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को सुना करके आपको जो है वो यही मकसद होता है मेरा, ताकि आपको एक सबक और सीख मिले और बिना कुछ सोचे समझे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। आज की वीडियो यही दर्शाती है। सभी दोस्तों के नाम सफलतापूर्वक बारी बारी से लेने की कोशिश करूंगा, धक्का मुक्की कोई ना करे, सभी अपनी बारी का इंतज़ार करें। चलिए शुरू से आखिर तक विस्तार पूर्वक अगर आपने इस कहानी को सुना तो आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा और बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। सुनीता अपनी माँ से ये बात बताती है कि लखनऊ में मेरी नौकरी का इंतज़ाम हो गया है, भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो कुछ भी पैसे सुनीता के पास थे वो उसने अपने भाई को दिए और कहा कि मैं अगर नौकरी पसंद आई तो वहीं रुक जाऊंगी महीना 2 महीना के लिए और तुम्हारे लिए पैसे भेज दूंगी, और अगर पसंद नहीं आई तो मैं शाम की ट्रेन से ही वापस आ जाऊंगी। और वो वाराणसी से पैसेंजर ट्रेन में बैठ करके लखनऊ के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि सुमन और सोनी को उसने पहले ही बता दिया था कि आज मैं आ रही हूँ। इसलिए सुमन और सुनीता उसको लेने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। जब दोनों की मुलाकात होती है, यानी सुमन की भी और सोनी की भी सुनीता के साथ, तो उसको देख करके बहुत खुश होती हैं, क्योंकि सुनीता सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, बात करने का सलीका भी था। अब ये तीनों सहेलियां जो है वो चल पड़ती है वहाँ से कार में बैठने के बाद। उसी इलाके में सोनी का घर था। वहाँ पर जब ये पहुँचती हैं तो सोनी का पति जो था तौहीद, वो उन्हें देखकर वहाँ से निकल जाता है। तीनों सहेलियाँ वहाँ बैठती है। उस वक्त लगभग शाम हो चुकी थी, 6 बज चुके थे। सुनीता ने सोनी और सुमन से कहा कि मुझे जहाँ नौकरी करनी है मुझे वो जगह दिखा दीजिए, मिलवा दीजिए उनसे,
ताकि मैं बात कर लूं। अगर मेरे समझ की होगी, पसंद की होगी नौकरी तो मैं कर लूंगी, नहीं तो वापस चली जाऊंगी रात वाली ट्रेन से, क्योंकि घर पर माँ बीमार है और मैं छोटे भाई को जिम्मेदारी दे करके आई हूँ। सुमन और सोनी उससे कहते हैं कि देखो अब तो शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं और सर्दियों का टाइम है, दिन छोटा होता है, तो अब तो वो मिलेंगे नहीं। कल सुबह जब होगी तो तुम्हें मैं ले जाऊंगी ऑफिस और बात करा दूंगी, इसलिए आज रात तुम मेरे पास ही रखो। और आज रात हम तीनों सहेलियां मिल करके थोड़ी बहुत बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। और उस सर्दी की रात में सुनीता का जो स्वागत उन्होंने चाय पकौड़ों के साथ किया। तीनों ने चाय पकौड़े खाए, फिर कुछ खाना मंगाया, खाना खाया, क्योंकि सोनी का जो पति तौहीद था वो बाहर जा चुका था। अब क्या होता है कि सुनीता के लिए सुमन ने एक ऐसे कपड़े ला कर के दिए जो कुछ छोटे टाइप के थे और जिसमें कुछ अंग प्रदर्शन भी होता था उन कपड़ों में। सुनीता से उन कपड़ों को देकर के कहा कि तुम ये कपड़े पहन लो और आराम करो। सुनीता ने ना चाहते हुए भी वो कपड़े पहन लिए। जब वो कपड़े पहने तो उसके बाद वो सुमन और सोनी सुनीता से फ्रैंक होने की कोशिश करती है, हंसी मजाक करती हैं और फिर कहती हैं कि तुम इन कपड़ों में बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी सुंदरता और ज़्यादा जो है वो झलक गई है, कुछ फ़ोटो ले लेते हैं तुम्हारे। अब सुनीता को नहीं पता था कि उन दोनों के मन में क्या चल रहा है। सुनीता बेचारी सीधी सादी और वहाँ लखनऊ पहली बार आई थी, तो वो दोनों के इरादों को भाप नहीं सकी और इसलिए वो तो ये सोच रही थी कि ये तो मेरी हमदर्द है, दोस्त बन गई है और सहेली की तरह से बिहेव कर रही है उसके साथ, तो वो फ़ोटो शूट करने को तैयार हो जाती है। कुछ मॉडलिंग अंदाज में उसके फ़ोटो शूट किए गए और फिर कुछ फ़ोटो उसके जो है बगैर कपड़ों के भी उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी वो कह करके कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो यार, हमारी ख्वाहिश है ज़रा इस तरह के पोज दे दो, तो वो उसको पोज दे देती है। बहरहाल ये पोज लेने के बाद सुनीता को सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है। तब तक सोनी का पति जो था तौहीद था वो घर में आ चुका था और ये सोनी अपने पति के साथ कमरे में सोने चली जाती है। लगभग आधी रात का समय था कि सोनी जो है वो एक आदमी को लेकर के सुनीता के कमरे में आती है और उस आदमी को सुनीता के कमरे में छोड़ करके चली जाती है। सुनीता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये मामला क्या है। एक अनजान आदमी मेरे कमरे में आया है और मेरी सहेली सोनी इसको छोड़ करके वापस चली गई। बाहर से कमरा बंद कर दिया गया था ताकि बाहर ना निकल सके सुनीता। सुनीता ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उस आदमी ने बताया कि मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ, 6,000 रुपये दिए हैं मैंने तुम्हारी कीमत और आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। ये सुनकर के सुनीता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो आदमी जो आया था उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे फ़ोटो मुझे दिखाए गए हैं। यानी घंटा 2 घंटा पहले सुनीता के फ़ोटो जो खींचे गए थे वो फ़ोटो उस आदमी के पास थे। सुनीता ने जब वो फ़ोटो देखे तो उसको तो और भी अचंभा हुआ। उस आदमी ने कहा कि मैंने 6,000 रुपये तुम्हारी कीमत दी है, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा और अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की या मेरी बात नहीं मानी तो फिर ये जो न्यूड फ़ोटो है, अश्लील फ़ोटो है ये तुम्हारे, ये इंटरनेट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, फिर देखना तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। ये सुनने के बाद सुनीता हक्का बक्का रह गई, आंखों से आंसू बह निकले और वो समझ गई कि वो गलत हाथों में फंस चुकी है। मदद करने के नाम पर उसको धोखा दिया गया और वो ऐसे गिरोह में आ गई है जिस गिरोह का मकसद जो है वो भोली भाली लड़कियों को फंसा करके उनकी इज्जत को बेचना होता है लोगों के हाथों। अब क्या करती बेचारी सुनीता? उसने हालात से समझौता कर लिया और वो खामोश हो गई। उस आदमी ने सुनीता के साथ पूरी रात दरिंदगी की। सुनीता के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी आदमी के संपर्क में आई थी। वो आदमी पूरी रात उसे नोचता रहा, खसोटता रहा और सुबह होने से पहले पहले वहाँ से निकल जाता है। सुबह हुई तो सुनीता ने सोनी से शिकायत की, उसके सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि तुमने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, धोखे से मुझे यहाँ बुला करके इस गोरख धंधे में ला दिया। सोनी कहती है कि तुमने मुझसे नौकरी के लिए कहा था और मेरे पास यही काम था, ये लो 1,000 रुपये पकड़ो। सोनी अपने पास से जो 6,000 रुपये की उसको पेमेंट हुई थी उनमें से 1,000 रुपये सुनीता को देती है
और फिर सुनीता से कहती है कि तुम कहती थी कि कोई 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी दिला दो, मैं तुम्हें ऐसा काम दे रही हूँ जो 10-15 हज़ार नहीं, अगर तुमने इस काम को बढ़िया तरीके से किया तो 30-40 हज़ार रुपये महीना आराम से कमाओगी, और तुम्हारी जो घर की परेशानियां हैं ना, तुम्हारी माँ की बीमारी और तुम्हारे घर का खर्च, ये सब कुछ आसान हो जाएगा और बहुत जल्द तुम्हारे पास एक मोटी रकम इकट्ठी होगी। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो रात जो कुछ भी इस कमरे में तुम्हारे साथ हुआ उसकी वीडियो हमने शूट कर ली है। वो वीडियो उसको दिखाई गई रात में जो उस आदमी ने यानी सुनीता के साथ किया था। सुनीता ये देखकर और भी हैरान रह गई, क्योंकि अब जो कुछ भी उसकी बची कुची उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो सीधी सादी, कभी उसने इस तरह का माहौल नहीं देखा, बड़े शहरों में कभी इस तरह से, कभी उसका कोई पाला नहीं पड़ा था, कभी उसने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। घर की जिम्मेदारियां और घर की परेशानी ही उसके साथ इतनी थी कि बॉयफ्रेंड बनाने की उसको फुर्सत कहाँ थी। और आज वो ऐसे दलदल में घुस चुकी थी कि उसके दर्द का अंदाज़ा उस वक्त जो है वो लगाना मुश्किल था। बहरहाल सुनीता ने हालात से समझौता कर लिया और सोनी और सुमन का पति था और सोनी का पति था तौहीद, ये 4 लोग मिल करके अब सुनीता के लिए ग्राहक लाने लगे। हर रात 2 ग्राहक आते थे, हाफ नाइट 1 ग्राहक और हाफ नाइट के बाद जो बाद का वक्त था, यानी 2 बजे के बाद का वक्त था, दूसरा ग्राहक बुलाया जाता। व्हाट्सएप पर सुनीता की तस्वीर भेजी जाया करती थी, उसके कुछ फ़ोटो शूट किए जाया करते थे अच्छी ड्रेस में, यानी जो कम कपड़े होते हैं ना, जो जिसमें अंग प्रदर्शन होता है, जिन कपड़ों को पहन करके उस तरह के फ़ोटो मॉडलिंग अंदाज में खींचे जाते, कुछ न्यूड फ़ोटो खींचे जाते और वो व्हाट्सएप पर ग्राहकों को भेजे जाते। ग्राहक उन फ़ोटोओं को देख करके मुँह मांगी रकम देता था। सुनीता से सोनी ने कहा था कि तुम्हें पर ग्राहक के 1000 रुपये हम देंगे। अब ये तुम देखो कि तुम्हें रोज़ के कितने ग्राहक अटेंड करने हैं, खाना खर्चा भी तुम्हारा हम उठाएंगे, खाने खर्चे की तुम्हें कोई किसी तरह की फिक्र नहीं करनी, पर ग्राहक के तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से हर रोज़ 2 ग्राहक आते थे और 2000 रुपये सुनीता को दे दिए जाते थे। बाकी उन ग्राहकों से जो मोटी रकम ली जाती थी, 5000, 6000, 8000 या 10,000 रुपये, वो सारा पैसा वो लोग रखते थे। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। सुनीता वहाँ से निकलना चाहती थी, वो अपनी मर्जी से इस काम को नहीं कर रही थी। वैसे तो सुनीता के पास रोज़ाना 2-4 हज़ार रुपये भी आ रहे थे, लेकिन वो इस पैसे को देखकर उसे घिन आती थी कि वो पैसा उसका जिस्म बेचकर आ रहा है। लेकिन बेचारी क्या करती, अपनी मर्जी से तो वो काम कर नहीं रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सोनी की एक सहेली थी शोभा, जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी। उसके पास जब इनको यकीन हो गया कि अब सुनीता हमारे इस काम में रंग गई है और वो भागेगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए सुनीता ने समझौता तो कर लिया था, लेकिन दिल में एक ये तमन्ना थी कि वो इनके चंगुल से किसी न किसी तरह से निकल के रहेगी और इन लोगों को इनके किए की सज़ा भी दिलवा करके रहेगी। इसलिए ऊपर से देखने में वो बिल्कुल अपना बिहेव इस तरह से रखती थी कि जैसे कि वो अब इस काम को अपनी मर्जी से कर रही है, उसके ऊपर कोई भी दबाव या ज़बरदस्ती से वो काम को नहीं कर रही है। इसलिए जब उनको यकीन हो गया सुमन को और सोनी को, तो अब वो उसको बाहर भी भेजने लगे। कभी किसी होटल में, कभी किसी ग्राहक के घर पर भेजा जाता था। जो ग्राहक इस तरह के मालदार लोग होते थे कि या तो कोई शादीशुदा नहीं है, या किसी की पत्नी मर चुकी है, या किसी की पत्नी घर में नहीं है, तो ये सारा जो मामला चल रहे थे ये सब फ़ोन पर और व्हाट्सएप द्वारा चल रहे थे। ग्राहक को व्हाट्सएप द्वारा तस्वीर दिखाई जाती और फिर ग्राहक उनके संपर्क में आने के बाद वो तस्वीर देखकर उसको फाइनल करता, रेट फाइनल होते और फिर ये सुमन और तौहीद और ये सोनी तीनों मिलकर के सुनीता को वहाँ ग्राहक के अड्डे पर पहुँचा दिया करते और सुबह होते ही उसको वापस ले आया करते। तो अब क्या था कि शोभा एक इसकी सुमन और सोनी की दोस्त थी, उसने सुनीता को अपने पास बुलाया, क्योंकि जब कोई नई लड़की आती है तो उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और सुनीता जो थी वो नई उम्र की लड़की थी, 20-22 साल की, खूबसूरत थी, तो ग्राहक उसके मुंह मांगे पैसे दे रहे थे। अब सुनीता चली जाती है शोभा के पास, 1 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वो गई थी।
सुनीता को नहीं पता था कि उसको कितने में बेचा जा रहा है, कितने में लोग उसको खरीद रहे हैं। बस उसको तो पर हेड 1000 रुपये दे दिया जाता था। शोभा के पास जब वो गई एक हफ्ते के लिए, तो शोभा ने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सुनीता से ज़्यादा ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया। 2 ग्राहक दिन में आते, 2 ग्राहक रात में आते, यानी 4, 5, 6, 7, 8 लोग जितने भी ग्राहक मिलते, बहरहाल वो सब उसके पास आने लगे। वहाँ शोभा उसको पर हेड 1000 नहीं बल्कि पर हेड 500 रुपये ही देती थी। काम ज़्यादा ले रही थी और पैसे कम दे रही थी। इस वजह से, काम ज़्यादा करने की वजह से, ज़्यादा ग्राहकों के साथ सोने की वजह से सुनीता की तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन क्योंकि शोभा जो थी वो जानती थी कि ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई है और 1 हफ्ते में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सुनीता की खूबसूरती और सुंदरता को दिखा करके वो कमा लेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। हालत ख़राब हुई, उसने कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन शोभा को डर था कि कहीं डॉक्टर को दिखाने की वजह से सुनीता हाथ से ना निकल जाए, तो उसने उसकी बीमारी का भी कोई लिहाज नहीं किया और बाकायदा उसके पास ग्राहक आते रहे। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया और ग्राहक ने देखा कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो उसका साथ नहीं दे पा रही है, तो वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। रात के लगभग 4 बजे थे। जब ग्राहक चला गया, सुनीता ने देखा कि शोभा जो है वो सो रही है और बिल्कुल सुमसाम सन्नाटा है चारों तरफ। तो ग्राहक के निकलने के बाद वो आराम से निकलती है और वहाँ से बाहर रोड पर आ जाती है। और रोड पर आने के बाद उसको पता नहीं कि वो कहाँ है, किधर है, कहाँ जाएगी, वो भागने लगती है। क्योंकि लगभग जब वो घर से भागकर बाहर रोड पर आई, फिर कुछ दूर वहाँ चली तो लगभग 5 बज चुके थे। अब सुबह सवेरा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो 4-5 बजे उठते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो वही एक लगभग 55-60 साल का उम्र का व्यक्ति था जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था। सुनीता को जब वो दिखाई दिया तो उसके पास जाती है और उसके पास हाथ जोड़कर सामने उसके रोने लगी और कहने लगी कि साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे किसी जो यहाँ पर कोई आसपास पुलिस स्टेशन हो, मुझे वहाँ पुलिस स्टेशन में ले चलो। उस आदमी ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाहती है, क्या परेशानी है, मुझे आप पूरी बात बताइए। तब सुनीता ने अपनी आप बीती उसको बताई कि कैसे वाराणसी से वो लखनऊ पहुंची और लखनऊ में उसको देह व्यापार के दलदल में धकेला गया और फिर एक के बाद एक न जाने कितने ग्राहक उसके पास आए और उसके जिस्म को नोच करके चले गए। और मैं इस काम को करना नहीं चाहती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से मुझे भागने का मौका मिला है, तो मैं पुलिस स्टेशन जा करके अपनी आपबीती बताना चाहती हूँ और उन लोगों को पकड़वाना चाहती हूँ। वो आदमी कोई रहमदिल था, वरना इस हालात में ऐसा होता है कि बहती गंगा में लोग हाथ धोने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस आदमी ने सुनीता को अपने साथ लिया और वहीं 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसको फिर थाना प्रभारी से मिलवाता है और उनसे कहता है कि साहब, इस लड़की की जो है वो फरियाद सुन लीजिए। सुनीता ने थाना प्रभारी को अपनी आपबीती बताई और नाम बताया कि सोनी है, सुमन है, तौहीद है और सरबजीत सुमन का पति है, शोभा है और शोभा का पति है। ये लोग मेरे साथ जो है वो गलत काम करवाते हैं और कई महीनों से फंसाया हुआ है और मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे ये भी पता नहीं कि उसकी हालत अब कैसी है, क्या होगा। उसकी बात सुन करके थाना प्रभारी को बड़ा उसके ऊपर दया आती है और फिर फ़ौरन एक टीम गठित की जाती है और उस टीम को लेकर के उस ठिकाने पर जाया जाता है जहाँ पर सोनी और सुमन उस लड़की से ये काम कराया करती थी। तो सोनी और सुमन को तब तक नहीं पता था कि सुनीता जो है जहां उन्होंने शोभा के पास भेजा था उसको वहां से वो भाग गई है। वो अनजान थे। शोभा सतर्क हो गई थी क्योंकि शोभा को पता चल चुका था कि सुनीता वहां से भाग गई है, तो इसलिए शोभा अपने पति के साथ फरार हो जाती है। सोनी, सुमन, तौहीद और उसका पति जो था सुमन का सरबजीत, ये 4 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कहानी लिखे जाने तक शोभा और उसके पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और सुनीता ने उन 4 को गिरफ्तार करवा दिया था। उसके बाद फिर सुनीता का मेडिकल भी होता है और फिर उसको घर उसके भेजा जाता है। इस तरह से एक लड़की को मदद करने के बहाने अनजान एक औरत उससे दोस्ती करती है और सुनीता जिन औरतों के चंगुल में फंसी थी उन औरतों का धंधा ही ये था। वो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहती थी जो लड़की परेशान हो, जो नौकरी करना चाहती हो और फिर वो लड़की उसे मिल भी जाया करती थी। तो इस तरह से सुनीता
वापस अपने घर आती है। तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर या किसी अनजान औरत पर जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं, एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद भाई जी। राम राम, मैं रवि सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उज्बेकिस्तान में रहकर के आपकी कहानी को सुनता हूं। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। अब्दुल हादी तकदीर फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर से। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से। और जीशान अंसारी ज़िला हरदोई से हैं। और ये हैं ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़किया ज़िला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से। और ये हैं सद्दाम अंसारी, महराज आलम गोंडा दिल्ली से। राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट अमरोहा से। दानिश अंसारी सरदना मेरठ से। ज्योति शर्मा कोलकाता से। मुकेश कुमार राजक पत्नी नीतू देवी ये सारण बिहार से हैं। चलिए दोस्तों, आपको कल किसी और नई कहानी में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।